बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान कितना गरीब मुल्क है, क्योंकि आपको याद होगा कि तकरीबन 2 दिन पहले मोदी ने ये कहा था पाकिस्तानी नौजवानों को खास तौर पर मुखातब करते हुए कि रोटी खाएं वरना मेरी गोली तो हाजिर है। तो ये बताएंगे कि उसका अपना मुल्क किस हद तक गुर्बत में फंसा हुआ है, बल्कि गुर्बत में डूबा हुआ है, और हिंदुस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी को किस हद तक तरसे हुए हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करेंगे, क्योंकि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। तो अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि यजीद के जुल्म के सामने मैं 3 साल क्या 3 मिनट भी चुप नहीं रहूंगा। जिन्होंने 9 मई को सीसीटीवी फुटेज चुराई वो माफी मांगे। इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी कहती है कि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात की मजम्मत करें, कन्फेशन करें, माफी मांगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब खड़े कहते हैं जी मैं क्यों माफी मांगूं, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम किया, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज चुराई, जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे इल्जामात लगाए, जिन्होंने 9 मई का वाकया क्रिएट किया, वो मुझसे माफी मांगे। तो अब इन 2 ताकतों के दरमियान सिर्फ एक बात है, माफी। मैं समझता हूं कि ये कोई सही और मुनासिब तरीका नहीं है। अगर इसी तरह खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, एक दूसरे को ललकारते रहेंगे, माफी मंगवाने की बातें करते रहेंगे, तो फिर मसला हल नहीं होगा। मैं बारहा दफा इस टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूं कि थोड़ी नरमी का मुजाहरा करें, और खास तौर पर फिलहाल इमरान खान साहब तो चूंकि जेल के अंदर मौजूद हैं, वो कमजोर फुटिंग के ऊपर खड़े हैं ना। तो जिन्होंने मुकदमात बनाए, जिन्होंने 2 साल से जायद का वक्त गुजर चुका, इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखा हुआ है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि हम ताकतवर हैं। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो सियासी नोयत के हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जी वो माफी मांगे, तो फिर कौन माफी मांगेगा? वो तो माफी नहीं मांगेंगे। देखें, जिन्होंने मुकदमात बना दिए, जिन्होंने इंतखाबी निशान छीन लिया, जिन्होंने आपको कैंपेन नहीं करने दी, जिन्होंने आपका मैंडेट चुरा लिया, और जो ताकतवर हैं और बेटर फुटिंग के ऊपर खड़े हैं इस वक्त, वो किस तरह आपसे माफी मांगेंगे? ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात है कि माफी नहीं मांगी जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक लचक का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी स्पेस नहीं दी जाएगी, जब तक ये पैगाम वाज़ेह तौर पर नहीं दिया जाएगा कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, सिर्फ जुबान से ये कह देना कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, ये मुनासिब नहीं है। खामोशी इख्तियार करना भी जरूरी है। ललकारते रहेंगे, तहरीक कहेंगे, लॉन्च कर देंगे, लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे, एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान में आप एहतजाज को फैला देंगे, अदालतों से रिलीफ लेंगे, नहीं मसला हल होगा। माफी मांगने की बात करेंगे तो मसला हल नहीं होगा, तहरीक की बात करेंगे तो मसला हल नहीं होगा, एहतजाज की बात करेंगे तो एहतजाज नाकाम हो जाएगा, मसला हल नहीं होगा, अदालत में जाके केस लड़ने की बात करेंगे तो नहीं कामयाब होंगे, रिहाई नहीं होगी। जब तक खामोशी नहीं होगी, जब तक स्पेस नहीं दी जाएगी, जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, जब तक बात नहीं मानी जाएगी, उस वक्त तक, बल्कि जब तक थोड़ा नरम रवैया अपनाया नहीं जाएगा, रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक आपसे कोई बात भी करने को तैयार नहीं होगा। आपने सबसे पहले, आपके सामने ये क्वेश्चन है कि आपने ये पैगाम देना है कि मैं बात करने के लिए संजीदा हूं। जब एस्टेब्लिशमेंट को यह बात समझ आ गई ना कि इमरान खान साहब बात करने के लिए संजीदा हैं, तो फिर बात का आगाज होगा। ये बात की बात है, गिव एंड टेक की, बात मानने की, ना मानने की, मनवाने की, कुछ भी। लेकिन सबसे पहले आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि हम वाकई ही बात करना चाहते हैं। उसके क्या प्रोटोकॉल हैं वो आपको बेहतर पता है। माफी शाफी वाली बात आउट ऑफ क्वेश्चन है, कोई भी आपसे माफी नहीं मांगेगा। ये आप बात करें या ना करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में एक बड़ी तहरीक शुरू करूंगा, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए होगी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि खान साहब, जब आप इक़्तिदार में थे
उस वक्त भी तो आप आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। अब अगर आप ये समझें कि आप कोई तहरीक लॉन्च करके या कोई लॉन्ग मार्च करके या कोई एहतजाज करके या पूरे पाकिस्तान में लोगों को बाहर निकाल के आप कोई ऐसा माहौल बना सकते हैं कि आपका चुराया हुआ मैंडेट आपको वापस मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपको आपकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएंगी, तो वैसा भी नहीं होगा। आल दो कि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में चल रहा है, इस केस का फैसला पहले हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई। और अब जो सूरत हाल मुझे लग रही है, मेरा ख्याल है कि इस नदरसानी पटिशन में, अपील में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। तो आप अगर ये समझते हैं ना कि कुछ एजिटेशन के जरिए से, किसी एहतजाज के जरिए से या कोई अदालतों के जरिए से, नहीं होगा। कोई आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कोई कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कोई आपका मैंडेट आपको, आप सारी जिंदगी जेल में बैठ के एहतजाजन बैठे रहेंगे जी मैं जेल के से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक आइन की बालादस्ती नहीं हो जाती, तो सारी जिंदगी जेल में गुजार देंगे। आइन की बालादस्ती कोई नहीं होनी, कोई आपकी ना सीटें मिलनी है, ना आईनी तरमीम जो 26वीं हुई है ना वो वापस होनी है, ना जो आपका मैंडेट चुराया गया वो वापस होना है, कुछ भी नहीं होना। बात तब बनेगी जब बात होगी, और बात तब होगी जब आप बात सीरियसली करना चाहेंगे, और बात तब होगी जब जिससे आप बात करना चाहते हैं उसको यकीन हो जाए कि आप बात करना चाहते हैं। तहरीक शरीक से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, इसके अलावा चलें जी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए एक अच्छी खबर है कि पीटीआई रहनुमाओं की कोशिशें रंग ले आई। इमरान खान और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड सजा मुअत्तली केस बिल आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जून समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चलें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी अरसे से इस कोशिश में लगी हुई थी कि किसी भी तरह से, क्योंकि अपील तो ऑलरेडी फाइल की हुई है 190 मिलियन पाउंड में, इमरान खान को और बुशरा बीबी को सजा का सामना है, तो कोशिश थी कि किसी तरह से सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी कि अपील की पेंडेंसी के दौरान ही उनकी जमानत मंजूर हो जाए। अपील नहीं लग रही थी, चलें अल्लाह अल्लाह करके अब ये सस्पेंशन की मतलब सजा मुअत्तली केस 5 जून के लिए फिक्स हो गया। मैं होपफुल हूं इस हवाले से कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस बनाया गया है वो किसी भी तरह से मेड आउट ही नहीं होता, बनता ही नहीं, साबित ही नहीं होता। 190 मिलियन पाउंड किधर है? क्या इमरान खान के पास है? नहीं। बुशरा बीबी के पास है? नहीं। किसी जाती मकसद में उसको इस्तेमाल किया? नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बाहर भेज दिया? नहीं। उनके बच्चों बीवी के पास है? किसी के पास नहीं। कहां है? 190 मिलियन पाउंड इस वक्त हुकूमत के पास है, वो सरकार के अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ये केस बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर इस केस की समाअत 5 जून को हो गई, जो कि मुझे अमकान नजर नहीं आता, केस तो फिक्स हो चुका है लेकिन इसकी समाअत इससे पहले होने का अमकान नहीं है। लेकिन इसको अल्टीमेट अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं तवक्को करूंगा बतौर कानूनदान कि इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और बुशरा बीबी और इमरान खान की जमानत मंजूर हो जाएगी। अलीमा खान साहबा ने मजीद ये कहा कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि आईन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं। इमरान खान ने आज बताया है कि मुझे 2 साल पहले कहा गया कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं और हुकूमत को चलने दें और चोरी शुदा मैंडेट को चलने दें। चलें, मैं पहले बात कर चुका हूं कि चोरी शुदा मैंडेट की वापसी नहीं होगी। आप खामोश रहें, आप खामोश ना रहें, आप सारी जिंदगी जेल में बैठे रहें, आपका मैंडेट आपको वापस नहीं मिलेगा। आप अगर ये समझते हैं कि मुझे मैदान में आना चाहिए, मुझे कोई बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, मुझे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी अवाम को अपनी खिदमात देनी चाहिए, तो फिर सियासत में कोई सख्ती नहीं होती, सियासत में डेडलॉक नहीं होता, सियासत में मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि नहीं जी मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा या मैं किसी की बात नहीं मानूंगा या मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा स्पेस दें, किसी को अपने पास आने दें, नेगोशिएट करें। अगर आपको कोई स्पेस मिलती है, आपकी रिहाई होती है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था
میرا خیال ہے کہ 14 مئی، لیکن الیکشن ہوا نہیں ہوا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی الیکشن نہیں ہوا. عمران خان صاحب کہتے رہے الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ، الیکشن تو نہیں ہوا. اب بھی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا. اس لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں اور اپنے قریب کسی کو آنے دیں، تبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. اچھا جی، ایک خبر دو مختلف چینلز نے مختلف انداز میں پیش کی ہے. جیو نے یہ خبر دی کہ علی ظفر صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں لیکن کچھ لو کچھ دو نہیں ہوگا. ایک خبر، اس کے بعد یہی خبر ڈان نے دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر رہنما علی ظفر نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں، وہ پاکستان کی خاطر کچھ لو اور کچھ دو کے لیے تیار ہیں، اپنے لیے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے. لیکن دو بڑے میڈیا چینلز، دونوں کی ایک ہی بندے کی ایک ہی خبر میں ڈفرنس ہے. جیو کچھ اور بتا رہا ہے، ڈان کچھ اور بتا رہا ہے. لیکن چلیں میں تھوڑا سا اس میں ریفرنس دے دوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے تقریباً 2 دن پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے بھائی کو کس طرح سے چھوڑتے ہیں، آپ میرے پاس آئیں، میرے سامنے آئیں، مجھ سے بات کریں، مذاکرات کریں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، کچھ لو کچھ دو کریں، آپ کیا چاہتے ہیں، کس طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے کر لیں گے، لیکن ہمارے بھائی کو رہا ہونا چاہیے. تو اب اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ کچھ لو اور کچھ دو کے لیے تیار ہیں، تو میں اس کو ایک گڈ نیوز سمجھوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پاکستان کا اتنا بڑا لیڈر جیل کے اندر بند ہے، جبکہ اس کو یہ وقت ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ہوں جو ہم جنگ کی حالت میں ہیں، ان کا جیل سے باہر ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ باہر ہوں گے تو پوری پاکستانی قوم یکجان اور متحد ہو جائے گی. تو عمران خان صاحب کی رہائی بہت امپورٹنٹ ہے. اس حوالے سے میں دل سے دعا گو ہوں کہ عمران خان صاحب کو رہا ہونا چاہیے. ان کے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں بالکل سیاسی نوعیت کے ہیں، اور بس بلا وجہ ان کو تن کے جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، حالانکہ ان کو رہا ہو جانا چاہیے. 2 سال کافی بڑا ٹائم ہوتا ہے، کافی ہو گیا ہے. تو اگر عمران خان صاحب کچھ سپیس دینے کو تیار ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کے لیے تیار ہیں، تو میں اسے گڈ سائن سمجھوں گا، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا چلا آیا ہوں نا کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا کہ میں جیل کے اندر بھی موجود ہوں، میں احتجاج بھی کروں گا، میں دھرنے بھی دوں گا، میں پورے پاکستان میں لوگوں کو باہر بھی نکالوں گا، میں اپنی مرضی کے مطابق بھی چلوں گا، میں کسی کی بات مانوں گا نہیں، کسی کی بات سنوں گا نہیں، جو میرے من میں آئے گا میں وہ کروں گا، میں کھڑا رہوں گا، میں ڈٹا رہوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا. اس سے بالکل بھی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. لیکن بات کرنے سے، مذاکرات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور مسئلے تبھی حل ہوتے ہیں جب کچھ بات مان لی جائے، کچھ بات منوا لی جائے. اس کو آپ ڈیل کہیں نہ کہیں، مذاکرات کہیں نہ کہیں، لیکن رہائی جب بھی ہوگی وہ کسی نہ کسی، چلیں اس کو ڈیل کے لفظ کو باہر نکال لیتے ہیں، کسی نہ کسی مذاکرات کے نتیجے میں ہوگی. اگر عمران خان صاحب نے یہ سائن دیا ہے، بہت اچھا سائن ہے. یہی ایک طریقہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہندوستان، نریندر مودی نے، آپ کو پتا ہے کہ 2-3 دن پہلے بڑی بڑک ماری تھی، میں پاکستان کے نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں کہ امن سے رہو اور روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو حاضر ہے. چلیں خیر، وہ بے شرم انسان تھا، اس کو شرم نہیں آتی کہ ہندوستان کے لوگ تو خود 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، نریندر مودی ان کے لیے تو کچھ کر نہیں پایا اور پاکستان کو یہ گولیاں سناتا ہے. اور چلیں یہ جو ابھی رپورٹ اس حوالے سے آئی ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت ہندوستان کس جگہ پہ معاشی لحاظ سے کھڑا ہے. کیونکہ یہ صرف باتیں کرنے سے یا بڑکیں مارنے سے کہ ہم بڑی معاشی طاقت ہیں، یا جس طرح سے ان کا وہ ایک ریٹائرڈ میجر یوٹیوبر ہے، وہ کہتا ہے جی 6 طیارے مار دیے تو کیا ہوگا، فرض کر لیں کہ ہمارے 10 طیارے بھی مار گرائے ہیں تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں، ہم نے تو صرف ایک چیک سائن کرنا ہے. دیکھیں یہ غرور والی بات اللہ کو نہیں پسند. بہرحال اچھا جی، رپورٹ ہے کہ 1% امیروں کو چھوڑ کر باقی بھارتیوں کی حالت افریقہ سے بھی بدتر ہے. اور مودی کا اپنے ملک بھارت کو معاشی طاقت قرار دینے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا. ورلڈ انڈیکس کی رینکنگ میں
भूख के हवाले से भारत 127 मुल्कों में से 105वें नंबर पर आ गया है। इस हवाले से मैं रिपोर्ट भी मुख्तसर सी आपके सामने रखूंगा। वर्ल्ड इंडेक्स की साल 2024 के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 1% अमीर तबके को निकाल दिया जाए तो अवाम की हालत अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक से भी बदतर है। भारत की मजमूई दौलत का 40% सिर्फ 1% अमीर तबके के पास है। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास अवाम के पास महज 3% दौलत है। तकरीबन 70 करोड़ भारतीय शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 90% लेबर फोर्स मुकर्रर करदा से कम उजरत लेती है। मोदी सरकार की नाकस पॉलिसियों के बायस 27% से जायद अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसके अलावा भारत में गुर्बत और कर्ज से परेशान शहरियों की जनब से खुदकुशियों के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने अवाम के जहनी तनाव में इजाफे को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। ताहम दही इलाकों में कर्ज से परेशान किसानों और शहरों में भी लोगों की जनब से अपनी जिंदगियों के खात्मे के वाकयात आए दिन रिपोर्ट होते रहते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया था कि गुर्बत और बेरोजगारी से तंग आकर मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 7 अफराद ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। तो अपने गिरबान में उसको झांकना चाहिए। दूसरों की बात करें कि जी आपके हालात ये हैं तो आप रोटी खाएं गोली खाएं, बट नॉनसेंस। मतलब एक मुल्क का वजीर आजम हो और वो इतनी लो लेवल की और इतनी थर्ड क्लास किस्म की बात करे, ये वैसे ही उसके लिए बेशर्मी वाली बात है। तो दूसरों को धमकियां देने की बजाय अपने मुआशी मामलात के ऊपर गौर करने की जरूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।